गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग। भाई मैं आज घर पे ही पढ़ूंगा, अपना यूपीएससी वाला टारगेट घर पे ही पूरा करूंगा। 4 घंटे पढ़ूंगा अब दिन में और 4 घंटे पढ़ूंगा रात को, क्योंकि भाई आँख में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लाल हुई पड़ी है पूरी, तो इसको दिखा के भी आऊँगा। ठीक है भाई, करते हैं अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट। आज इकोनॉमी में पढ़ा जीएसटी, इसके अंदर पढ़ा जीएसटी की आवश्यकता क्यों। विभिन्न प्रकार के टैक्स तथा विभिन्न टैक्स रेट के कारण कर व्यवस्था में जटिलता होती थी, परिणाम स्वरूप उत्पादन हतोत्साहित होता था। अतः इस विसंगति को दूर करने के लिए जीएसटी की आवश्यकता थी तथा टैक्स पर टैक्स लगाने के कारण कास्केडिंग प्रभाव उत्पन्न होता था, जिससे उत्पादन की लागत बढ़ जाती थी एवं कृत्रिम रूप से मुद्रास्फीति दर में वृद्धि होती थी। के बाद पढ़ा जीएसटी की अवधारणाएं। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला व्यापक कर है। यह गंतव्य आधारित है। जीएसटी विनिर्माण के उपभोक्ता तथा वस्तुओं की आपूर्ति के प्रत्येक स्तर पर मूल्यवर्धन पर अधिरोपित किया जाता है। बात पढ़ा जीएसटी की विशेषताएं। पढ़ा जीएसटी परिषद के बारे में। यह एक संवैधानिक संस्था है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। फिर पढ़ा जीएसटी परिषद के कार्यों के बारे में। फिर इसके बाद पढ़ा जीएसटी से संभावित लाभ, जैसे उपभोक्ता को लाभ, क्रय शक्ति में वृद्धि, बाजार मांग में तार्किक वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार संभव। यहाँ हुआ मेरा आज का इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट। करते हैं इथिक्स शुरू। आज इथिक्स में शुरुआत की नैतिक सापेक्षवाद से। नैतिक सापेक्षवाद के अनुसार नैतिक सिद्धांतों का कोई सार्वभौमिक या पूर्ण समुच्चय नहीं है। यह नैतिकता का एक ऐसा संस्करण है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए वकालत करता है, और जो लोग इसका पालन करते हैं वे कहते हैं मैं न्याय करने वाला कौन हूँ। इसके अंदर पड़े कुछ टॉपिक जैसे वर्णनात्मक नैतिक सापेक्षवाद, अधिनैतिक सापेक्षवाद, सामान्य नैतिक सापेक्षवाद। के बाद पढ़ा मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र के निर्धारक। नैतिकता के निर्धारक ऐसा आधार या मानदंड है जो व्यक्ति को निर्णय लेने एवं कार्य करने का मार्ग प्रदान करते हैं। ये बताते हैं कि एक समाज अपने लोगों से किस प्रकार के व्यवहारों की आशा करता है। वे क्रियाकलापों के अंदर पढ़ा फिर धर्म के बारे में। फिर इसके बाद पढ़ा अंतरात्मा। फिर पढ़ा समाज के बारे में। समाज लोगों के व्यवहार को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए प्रत्येक समाज के अपने कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं। अंतरात्मा। अंतरात्मा को नैतिकता के निर्धारक के रूप में एक विशेष स्थान प्राप्त है। लास्ट में पढ़ा विधि एवं संविधान के बारे में। यहाँ हुआ मेरा आज का एथिक्स का सेशन कंप्लीट। करते हैं पर्यावरण शुरू। अब टाइम हो रहा है 2:29। 4 घंटे पढ़ लिया, अब 4 घंटे पढ़ेंगे रात को। ठीक है भाई, करेंगे यहीं से अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट। भाई कर दें अब अपना नाइट टारगेट स्टार्ट। जैसे सुबह पढ़ लिया था 4 घंटे, 4 घंटे पढ़ूंगा अब। और अब टाइम हो रहा है 6:42। अपना 11 बजे तक निपट जाएंगे। ठीक है भाई, करते हैं स्टार्ट। आज पर्यावरण में शुरुआत की मृदा के बारे में। इसके अंतर्गत पढ़ा मृदा किसे कहते हैं, मृदा का महत्व, संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों, मृदा निम्नीकरण एवं पर्यावरणीय समस्या क्यों। प्राकृतिक पर्यावरण के घटकों में मृदा पारिस्थितिकी तंत्र का एक आधारभूत अजैविक घटक है। से उत्पादक स्तर पर हरे वनस्पति हैं, जल एवं पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। यह वनस्पति की उपलब्धता के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता एवं जैव विविधता को निर्धारित करने वाले कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक या घटक है। के बाद पढ़ा मृदा निम्नीकरण के बारे में। मृदा निम्नीकरण का आशय तात्पर्य मृदा की गुणवत्ता में होने वाले हास्य से है। मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारकों में मृदा अपरदन का सर्वाधिक प्रभाव होता है। के बाद पढ़ा मृदा अपरदन के बारे में। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारकों में बहते हुए जल के द्वारा मृदा का सर्वाधिक कटाव होता है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। लास्ट में पढ़ा भारत के मालवीय पठारी क्षेत्र के बारे में। यहाँ हुआ मेरा आज का पर्यावरण का सेशन कंप्लीट। करते हैं करंट अफेयर शुरू। भाई अब टाइम हो रहा है 11:06 और आज का अपना यूपीएससी वाला टारगेट हो गया कंप्लीट। करते हैं इस ब्लॉग को यहीं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।